नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी ईओआरओ पार्ट बी की सीरीज चल रही है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्लासें पसंद आ रही होगी। मैंने ये जो क्लास के जितने भी हार्ड टॉपिक हैं इस जो एक्ट के, वो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई सी भी धारा जो हार्ड लगती है, प्लीज एक बार आप यहाँ से समझने की कोशिश करोगे तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इससे पहले अपन ने जो धाराएं पढ़ ली थी, धारा 132 तक पढ़ लिया था। आज जो अपन धाराएं पढ़ेंगे वो धारा पढ़ेंगे 133 से। अध्याय अपना कौन सा चल रहा है? अध्याय 7 चल रहा है, नगर पालिका के राजस्व स्रोत। नगर पालिका राजस्व स्रोत अध्याय जो 7 है उसमें कहां से कहां तक है? तो 101 से लेके 140 तक है। अपन ने 132 तक कर लिया है। अभी अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो धारा कौन से स्टार्ट होगी? 133 से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। धारा 133। धारा 133 क्या कह रही है कि आपने जो 131 के तहत जो वारंट जारी किया था कुर्की करने के लिए, ठीक है, वापिस एक बार देखते हैं। धारा 127 के अंदर कह रहा था कि आपको जो ईओ है उसकी ड्यूटी है कि करों को वसूल करेगा। धारा 128 कह रही है कि बिल प्रस्तुत करेगा, जिस व्यक्ति के कर बकाया उसे बिल प्रस्तुत करेगा। 129 कह रही है कि बिल में क्या क्या जानकारी होगी वो होगी, और प्लस इसके अलावा यह भी होगा कि आप जमा नहीं कराते हो तो आपके ऊपर कितना लेट चार्ज लगेगा। आपको लगता है कि बिल गलत है तो आप कहां अपील कर सकते हो, इसका वर्णन भी कौन सी धारा में? धारा 129 में है। धारा 130 कह रही है कि आपके खिलाफ में क्या होगा, अगर बिल जमा नहीं करवाते हो तो आपके खिलाफ में क्या हो जाएगा? डिमांड नोटिस जारी हो जाएगा, यानी मांग नोटिस जारी हो जाएगा। ना तो जमा कराते हो ना क्या करते हो, आप अपील करते हो, तब बात हो रही है, ठीक है। अगर ये बोले कि डिमांड नोटिस किस अनुसूची के फॉर्मेट के अनुसार जारी होगा, तो अपन बोला कि अनुसूची 4 के अनुसार जो फॉर्मेट है उसके अनुसार जारी होगा, ठीक है। धारा 131 कह रही है कि आपके खिलाफ में क्या जारी होगा? वारंट जारी होगा। अगर आप बिल जमा नहीं कराते हो इतने सब टाइम देने के बाद में, तो ईओ को गुस्सा आएगा और ईओ क्या करेंगे? वारंट जारी कर देंगे। अब वारंट जारी करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी संपत्ति कुर्क करेंगे। कौन सी संपत्ति कुर्क करेंगे? तो जो चल संपत्ति है उसे क्या कर देंगे? कुर्क कर देंगे। चल संपत्ति को कुर्क करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है वो कौन से फॉर्मेट के अंदर दिया हुआ है? तो अनुसूची 5 में जो फॉर्मेट दिया है उसके अनुसार आपकी संपत्ति को क्या कर देंगे? कुर्क करने का आदेश जारी कर देगा। कुछ संपत्ति कुर्क करो, 5 के अंदर जो फॉर्मेट है उसके अनुसार होगा, ठीक है। वारंट जारी होगा आपके संपत्ति कुर्क करने का। अगर आपके जितना कर बकाया है उतना अगर आपकी चल संपत्ति नहीं है तो फिर नगरपालिका आपके क्या करेगी? स्थावर संपत्ति है उसे अटैच करेगी, कुर्क नहीं करेगी, उसे क्या करेगी? अटैच करेगी, ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा 132 कि आप जब नगरपालिका आपके घर के अंदर संपत्ति कुर्क करने के लिए जाती है और आप घर के दरवाजे गेट बंद करके बैठ जाते हो, तो नगरपालिका अधिकारी के पास में अधिकार है कि वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जाके और चेतावनी देगा कि दरवाजे खोल दो। नहीं खोलते हैं तो दरवाजे तोड़ के भी प्रवेश करेगा और संपत्ति को क्या करेगा? कुर्क कर देगा। लेकिन अगर उस घर में महिलाएं हैं तो एग्जाम में पूछा जाएगा, महिलाएं हैं तो कितनी देर पहले नोटिस देना होगा? 3 घंटे पहले नोटिस देना होगा कि उस स्थान को खाली कर दो, या हम प्रवेश कर रहे हैं, हम संपत्ति कुर्क करेंगे। अगर फिर भी नहीं करती है, 3 घंटे बाद में वहां पर भी वो क्या कर सकते हैं? जबरन प्रवेश कर सकते हैं। यहां तक तो पढ़ ली अपन ने धाराएं 132। अब अपन पढ़ेंगे धारा 133। धारा 133 क्या कहती है कि जो वारंट को निष्पादित करने की रीति या प्रक्रिया क्या होगी। यानी आपको 131 के अंदर कुर्की करने का अधिकार मिला था, वारंट जारी हो गया था, अब ये कुर्की कैसे होगी, ठीक है। तो कुर्की कैसे होगी इसकी बात कौन सी धारा कर रही है? धारा 133 कर रही है, ठीक है। कि चल संपत्ति की कुर्की होगी। अपन ने पढ़ा था कि स्थावर संपत्ति की कुर्की नहीं होती, स्थावर संपत्ति अटैच होगी, और चल संपत्ति की कुर्की होगी। और चल संपत्ति भी उतनी कुर्की होगी जितने आपके कर बकाया उसके अनुपात में लगभग बराबर होगी। ऐसे नहीं है कि चल संपत्ति तो 100 रुपए बकाया है और आप कुर्की कर रहे हो चल संपत्ति 1000 रुपए की, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चल संपत्ति में कुर्क की जाने वाली वस्तुओं की क्या बनाया जाएगा? सूची बनाई जाएगी। जिसको जो अधिकारी जिसकी ड्यूटी मिली हुई है, जिसके नाम वारंट जारी हुआ है, वो आपके घर में आएगा, यानी जिस व्यक्ति का कर बकाया उसके घर में आएगा, और वहां पे जो जो चल संपत्ति है जो कुर्क की जाएगी उनकी क्या बनाएगा? सूची बना लेगा, लिस्ट बना लेगा, ठीक है। या तो उस मकान का स्वामी उपस्थित होगा या वहां पे उपस्थित कोई दूसरा व्यक्ति होगा। अगर मकान का मालिक उपस्थित नहीं है जिसके नाम कर है तो क्या वसूल नहीं करेंगे? क्या नहीं कुर्क करेंगे? अगर वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को जो अनुसूची 6 में वर्णित प्रारूप है उसके अनुसार क्या दे देगा? नोटिस दे देगा, ठीक है। वापिस बताता हूं, धारा 133 के अंदर क्या कह रहा है? जो वारंट निष्पादन अधिकारी है वो किसी व्यक्ति का संपत्ति कर बकाया कुर्क करने के लिए जाएगा तो जो चल संपत्ति उसकी लिस्ट बनाएगा, कौन कौन सी संपत्ति आपकी कुर्क की जा रही है। अगर उस जगह उस संपत्ति का मालिक है तो उसको यह नोटिस दे देगा। अगर मालिक नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति, उसका रिश्तेदार या जो भी कोई व्यक्ति है, उसे दे देगा, नोटिस दे देगा। और नोटिस कौन सी अनुसूची के अनुसार होगा? तो अनुसूची 6 के अनुसार जो नोटिस है वो होगा। उस नोटिस में क्या होगा? उस नोटिस में वर्णन होगा, एक तो आपका जो बकाया कर है, भाई आपके ऊपर इतने रुपए बकाया है,
दूसरा, कुर्की करने की प्रक्रिया में आया जो खर्च है उसको 5 दिन का भुगतान करने का क्या दे देंगे, टाइम दे देंगे। ठीक है भाई, नगर पालिका इतने दिन तो आपसे क्या कर रही थी, बकाया वसूल कर रही थी और उसके ऊपर जो लेट फीस लग रही थी वही वसूल कर रही थी। अब नगर पालिका किसके लिए चली गई है, कुर्की करने के लिए। कुर्की करने जाते हैं तो उसके अधिकारी और गाड़ियां वगैरह सारी जाती है, उनका खर्चा लगता है, अधिकारियों का लगता है, तो वो भी उसके अंदर अब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी ये खर्चा भी अब उसको क्या करना होगा, देना होगा। इसका नोटिस कौन सी अनुसूची के अंदर वर्णित होगा, 6 के अंदर होगा। जो अनुसूची 6 है उसके वर्णित फॉर्मेट के अनुसार वो क्या दे देंगे, नोटिस दे देंगे। नोटिस में वर्णन होगा जो बकाया कर है, लेट फीस है और जो कुर्क करने के टाइम में जो पैसा लगा है वो भी अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और कितने दिन का टाइम दिया जाएगा, 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। आपको नोटिस दिया जाता है 5 दिन के अंदर या तो ये पैसा जमा करा दो या फिर नगर पालिका उस संपत्ति को नीलाम करके अपना पैसा क्या कर लेगी, वसूल कर लेगी। यानी कहने का मतलब है 5 दिन का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि भुगतान करो, अन्यथा उसकी क्या कर दी जाएगी, नीलामी कर दी जाएगी। ठीक है, कुर्की बकाया राशि के लगभग बराबर मूल्य की होगी, मतलब ज्यादा नहीं हो सकती है भाई। चल संपत्ति मान लो वही बताया, कुर्की बकाया राशि 1000 रुपए, तो ये नहीं है कुर्की 5000 की कर दो, उसके आसपास की कुर्की करनी होगी। ठीक है, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी लगा लेना है। कौन कौन सी चीजें हैं जो कुर्क नहीं हो सकती वहां पे, तो एक तो जो उस घर के जो मालिक है, जो वहां रह रहे लोग हैं, उनके जो पहनने के वस्त्र हैं उनको कुर्क नहीं कर सकते। साहब अलमारी में कपड़े पड़े हैं इनको भी कर दो, ठीक है, सीज कर दो, कुर्क कर दो, नहीं ये नहीं होगा। एक उस घर के अंदर भोजन, जो भोजन है उसको पकाने के जो भी बर्तन भांडे हैं, मान लो गैस का चूल्हा दिख गया आपको, टोपियर वगैरह पतीलेर जो दिख रहे हैं सारे के सारे बोले क्या कर दो, इसको भी कुर्क कर दो, नहीं। भोजन जो पकाने के उपकरण है वो आप कुर्क नहीं कर सकते हो। एक जो कृषि उपकरण है, कृषि उपकरण के अंदर क्या आ गया कि मान लो उसका थ्रेसर है, उसका ट्रैक्टर है, ये सारी चीजें भी वहां पे क्या नहीं कर सकते हो, आप सीज नहीं कर सकते भाई, कुर्क नहीं कर सकते हो, कहने का मतलब है। और क्या होंगे, उसके जो पशु होंगे, उसके घर के अंदर जो ढांडे बंधे हुए हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी है, उनको भी आप कुर्क नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा और क्या नहीं कर सकते हो, यदि कोई व्यक्ति मान लो शिल्पी है, ठीक है, तो उस शिल्पी के जो औजार हैं उनको भी कुर्क नहीं कर सकते। मान लो सपोज करो जिस व्यक्ति के घर में कुर्क करने जा रहे हो और वो क्या है, खाती है। अब खाती के घर के अंदर वो जो जितने भी औजार होते हैं, खाती करने काम के उपकरण होते हैं, उन मशीनों को, उन जो ग्लेंडर वगैरह है, उनको आप क्या नहीं कर सकते हो, कुर्क नहीं कर सकते हो। यानी जो शिल्पी है उसके उपकरण को जो कुर्क नहीं करोगे, कृषि उपकरण कुर्क नहीं करोगे, खाने पीने के सामान कुर्क नहीं करोगे, पहनने के वस्त्र कुर्क नहीं करोगे, और क्या नहीं करोगे, तो और बोला गया जो पशु व्यक्ति हैं उनको, पशु जो संपदा है उसको भी कुर्क नहीं करोगे, बाकी संपत्ति कुर्क कर सकते हो। ठीक है, कुर्क करने के बाद में कितने दिन का टाइम दोगे, 5 दिन का टाइम दोगे, या तो जो पैसे जमा करा दे, नहीं तो हम संपत्ति नीलाम कर देंगे। अब इतने दिन तो बकाया कर लग रहा था और उसके ऊपर जो लेट फीस लग रही थी वही जमा करानी थी, लेकिन अब कुर्की करने आ गए तो कुर्की करने में जो नगरपालिका का खर्चा लगा है वो भी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ये जो नोटिस है, ये नोटिस कौन सी अनुसूची में वर्णित फॉर्मेट के अनुसार होगा, तो अनुसूची 5 में वर्णित जो फॉर्मेट है उसके अनुसार उस व्यक्ति को क्या दे दिया जाएगा, नोटिस दे दिया जाएगा। कौन सी धारा कह रही है, धारा 133 कह रही है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कह रही है कि यदि व्यक्ति के पास बकाया के अनुपात में कम चल संपत्ति हो, ठीक है, बकाया जितना उसके अनुपात में कल जो चल संपत्ति उसकी मात्रा क्या हो, कम हो। पता चला कि नगर पालिका का तो मान लो 50,000 रुपए बकाया है और उसके पास में चल संपत्ति 10,000 रुपए की है, अब वसूल कैसे करेंगे, तो बोला गया है तो स्थावर संपत्ति को क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। स्थावर संपत्ति को क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। अटैच कर लेने का मतलब है कि वह संपत्ति अब किस में निहित हो जाएगी, एक तरीके से नगर पालिका में निहित हो जाएगी। यानी एक तरीके से उसका कब्जा किसका हो जाएगा, नगर पालिका का हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति को स्थावर संपत्ति बेचनी, यानी जिस व्यक्ति के नाम संपत्ति है वो अब उस संपत्ति को क्या नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है, उसे दान में नहीं दे सकता है, अब उसे गिरवी नहीं रख सकता है, उसे रखने के लिए क्या किया जाएगा, पाबंद किया जाएगा। मान लो जिस व्यक्ति के नाम में ये कुर्की निकली है, ये जो बकाया कर निकला हुआ है, उस व्यक्ति के पास में पर्याप्त चल संपत्ति नहीं है। अब क्या करेंगे, स्थावर संपत्ति को क्या करेंगे, अटैच करेंगे। कुर्क नहीं करेंगे, स्थावर संपत्ति अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में क्या होगा कि वो व्यक्ति उस संपत्ति को ना तो किसी को दान दे दे, होशियारी दिखाए कि देखिए अब नगर पालिका के पास में जा रही है, इससे अच्छा दान दे दूं, या उसको बेच दे, या फिर किसी को गिरवी रख दे, तो ये काम वो व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई शाणपत दिखाए और जाके उसको वापस क्या करे, बेच भी दे या गिरवी रख दे या दान दे दे, तो जिस व्यक्ति ने खरीदी है उसके क्या माना जाएगा, सौदा शून्य माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। यानी ये सूचना के बावजूद अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसके पैसे भी जाएंगे, जमीन भी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा व्यक्ति को कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। भले ही उस व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई हो, भले ही उस व्यक्ति ने जो खरीदने वाला है उसने पैसे चुकाए हैं, लेकिन फिर भी ये सौदा क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो संपत्ति कुर्क की जा रही है, स्थावर संपत्ति, इसकी क्या की जाएगी, ढोल बजा के सूचना दी जाएगी। भाई लोगों को पता भी चलना चाहिए ना
कि ये जो स्थावर संपत्ति है इसको अटैच किया जा रहा है, तो एक ढोल बजाने वाले को पास में लेके जाएंगे, अपन ने मूवी वगैरह में देखा होगा, सुनो 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 सुनो, सभी गांव वासियों को सूचित किया जाता है कि ये संपत्ति क्या कर दी गई है, अटैच कर दी गई है, ठीक है, ये सूचना देंगे। इसके अलावा क्या होगा कि ये जो आदेश है संपत्ति अटैच करना, इसकी एक प्रति तहसील कार्यालय के अंदर, एक कलेक्टर कार्यालय के अंदर और एक नगर पालिका कार्यालय के अंदर क्या की जाएगी, चस्पा की जाएगी। भाई संपत्ति की रजिस्ट्री कहां होती है, तहसीलदार के पास में होती है, तो ये तहसीलदार को सूचना मिल जाएगी। जैसे ही वो संपत्ति वहां पे अगर बिक्री के लिए आती है तो नगर पालिका वो जो तहसीलदार है उसे पता लग जाएगा कि इसके ऊपर तो क्या हो रखा है, स्टे आ रखा है, यानी नगर पालिका ने रोक लगा रखी है, अटैच कर रखा है, ये संपत्ति बिक नहीं सकती। उसी प्रकार कलेक्टर को भी ये सूचना दे दी जाएगी कि साहब इन व्यक्ति की संपत्ति क्या कर दी गई है, अटैच कर दी गई है। वैसे ही ये सूचना नगर पालिका के अंदर भी दे दी जाएगी, कोई व्यक्ति जाके देख सकता है ये संपत्ति क्या कर दी गई है, अटैच कर दी गई है। आया समझ में? वापिस बता देता हूं, कुर्की करने के लिए अधिकारी जाएगा, चल संपत्ति को क्या करेगा, कुर्क करेगा, जितनी चल संपत्ति जितना करे उसके आसपास की करेगा। एक ध्यान रखना, पहनने के वस्त्र नहीं करेगा, भोजन पकाने के नहीं करेगा, एक जो औजार पाती है वो नहीं करेगा, एक आपके पशु संपदा है उसको कुर्क नहीं करेंगे, और एक आपके जो कृषि उपकरण है उनको कुर्क नहीं करेंगे। अगर उसके बराबर जितना करे उसके बराबर चल संपत्ति नहीं है तो स्थावर संपत्ति को क्या करेंगे, अटैच करेंगे, कुर्क नहीं करेंगे, ढोल बजा के सूचना देंगे। इसके बाद में वो जमीन ना बेच सकता, ना दान में दे सकता, ना गिरवी रख सकता। अगर ऐसा करता है तो वो इलीगल हो जाएगा। ये सारी चीजों की सूचना कहां दी जाएगी, तहसील कार्यालय में भी देंगे, कलेक्टर को भी देंगे, और नगर पालिका का जो कार्यालय वहां पे भी सूचना नोटिस बोर्ड पे चिपका देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। अगली धारा कह रही है धारा 134। धारा 134 कह रही है कि कुर्क की संपत्ति का क्या हो जाएगा, विक्रय या क्या हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी। कुर्क की संपत्ति क्या हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी। साहब नीलामी कैसे होगी, तो दो चीजें हैं नीलामी के अंदर। आपने मान लो कोई संपत्ति कुर्क की है, और कुर्क संपत्ति जो चल संपत्ति है वो ऐसी है कि जल्दी खराब होने वाली है, तो क्या होगा, देखो यदि जो कुर्क संपत्ति है वो कोई वस्तु है ऐसी जो शीघ्र खराब होने वाली है, मान लो आपने क्या किया, वहां गए और पता चला कि साहब 10 किलो क्या पड़े हैं, मान लो प्याज पड़े हैं, तो आप प्याज को भी क्या करोगे, कुर्क कर दोगे। पता चला कि वहां पे क्या पड़ी है, 50 किलो सब्जियां, भाई वो किसान है उसकी खेती है, वहां पे 50 किलो सब्जियां पड़ी है, तो उन सब्जियों को भी क्या कर दोगे, कुर्क कर दोगे। ठीक है, और उन्हें क्या करोगे, सीएमओ उस व्यक्ति को क्या करेगा, नोटिस देगा और तुरंत भुगतान के लिए बोलेगा। यहां पे क्या किया जाएगा, तुरंत भुगतान के लिए बोलेगा। क्यों, क्योंकि 5 दिन का टाइम देंगे तो कल को पता चला कि साहब आम पड़े हैं, उसके बगीचा है, आम का बगीचा है, आपने क्या कर लिया है, 10 किलो आम कुर्क कर लिए। अब आप वेट करोगे 5 दिन का, व्यक्ति को साहब भुगतान करने का टाइम देंगे 5 दिन का, 5 दिन में वेट नहीं करता, इधर आम खराब हो जाएंगे, तो नगर पालिका को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, संपत्ति का कुर्क करने का वो मतलब ही नहीं रहा। तो ऐसी चीजें जो फटाफट खराब हो सकती है, मान लो उसकी व्यक्ति के पास में क्या पड़ा है, कोई दूध पड़ा है, ठीक है, 100 किलो दूध पड़ा है, आपने कुर्क कर दिया, अब उस कुर्क दूध को तुरंत नहीं बेचोगे, दूध खराब हो जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा कि जो सीएमओ उस व्यक्ति को तुरंत भुगतान के लिए क्या देगा, नोटिस देगा कि साहब ये चीजें फटाफट खराब होने वाली है, आपको नोटिस दिया जाता है, इसका तुरंत भुगतान करो। अगर आप तुरंत भुगतान नहीं करते हो तो हम इसको क्या कर देंगे, विक्रय कर देंगे, बेच देंगे इसको। ठीक है, यदि वह व्यक्ति तुरंत भुगतान नहीं करता है तो उस संपत्ति का क्या कर दिया जाएगा, विक्रय कर दिया जाएगा, नीलामी नहीं होगी। यहाँ पे नीलामी नहीं होगी, क्योंकि नीलामी में क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उस संपत्ति का क्या आ जाएगा, विक्रय कर दिया जाएगा। कौन सी संपत्ति, चल संपत्ति जो फटाफट खराब होने का अंदेशा रखती है, 5 दिन तक उसका वेट नहीं कर सकते। तो दूसरी जो संपत्ति होती है उसके अंदर कितने दिन का टाइम मिलेगा, 5 दिन का टाइम मिलेगा, कि आपको क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है कि आपकी अचल संपत्ति कुर्क है, 5 दिन का टाइम है, आप ये पैसे का भुगतान कर दो। पैसा कौन कौन सा, जो बकाया कर है वो, उसके ऊपर जो लेट फीस लगी है वो, और जो कुर्क करने के लिए कार्रवाई के समय जो पैसा लगा है वो, सारी चीजों का आपको भुगतान कितने दिन में करना है, 5 दिन में। अगर आप नहीं करते हो तो राज्य सरकार के आदेशों के अधीन वहां पे क्या कर दी जाएगी, नीलामी कर दी जाएगी। नीलामी प्रक्रिया होगी, संपत्ति रखी जाएगी, साहब ये चीज है, बोली लगाओ और ये संपत्ति ले जाओ, और नगर पालिका अपना पैसा क्या कर लेगी, वसूल कर लेगी। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का जो संपत्ति है उसका कर तो बकाया मान लो 1000 रुपए, और उसकी जो चल संपत्ति उसको बेचने से पैसे प्राप्त हुए 1500 रुपए, अब 500 रुपए नगर पालिका के पास में एक्स्ट्रा आ गए, तो उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा कि साहब आपके 500 रुपए एक्स्ट्रा है, ये आके ले लो। अगर वो व्यक्ति उसको नहीं लेके जाता है, नगर पालिका 1 साल तक तो उस व्यक्ति का वेट करेगी कि आ जाओ भाई अपने रुपए ले जाओ। 1 साल तक नहीं आता है तो नगर पालिका ऐसे अपनी निधि में जमा करा देगी और बोलेगी जाओ अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। वापिस बता देता हूं, विक्रय या नीलामी में अधिशेष धन, यानी जो आपका कर चुक गया उसके बाद नगर पालिका ने अपना पूरा पैसा वसूल कर लिया, उसके बाद में भी उस व्यक्ति का कोई पैसा बच जाता है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, नोटिस देके धन ले जाने के लिए क्या किया जाएगा, बोला जाएगा। यदि वह व्यक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा कितने साल तक वेट करेगी नगर पालिका, 1 साल तक नहीं ले जाता है
तो उस पैसे को नगर पालिका निधि में क्या करा दिया जाएगा, जमा करा दिया जाएगा, और अब वह पैसा किसका हो जाएगा, नगर पालिका की संपत्ति हो जाएगा। कौन सी धारा है, धारा की बात हो रही है, धारा 100 क्या कह रही है, 34 कह रही है। धारा 100 क्या कह रही है, 34 कह रही है, संपत्ति का विक्रय होगा। अगर जल्दी खराब हो रही है तो उस व्यक्ति को उसी टाइम नोटिस दे देंगे कि भाई तुरंत भुगतान करो, नहीं हम इसे बेच देंगे। यदि तुरंत खराब होने वाली नहीं है तो अपन उसको कितने दिन का टाइम देंगे, 5 दिन का टाइम देंगे। 5 दिन बाद में नहीं होता है तो उसकी नीलामी हो जाएगी। नीलामी होने के बाद में क्या होगा कि अगर पैसा ज्यादा बच गया तो उस व्यक्ति को नोटिस दे देंगे, भाई आपका पैसा बचा हुआ पड़ा है, हमने अपना वसूल कर लिया, ये ले जाओ। अगर वो व्यक्ति 1 साल तक नहीं ले जाता है, नगर पालिका उस पैसे को खा जाएगी, बोलेगी जाओ अब वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगली धारा की तरफ अपन देखते हैं। धारा कौन सी है, 135। नगर पालिका की सीमा के बाहर कुर्की या विक्रय कैसे होंगे। ठीक है, इतने दिन पे बात हो रही थी नगर पालिका की सीमा के भीतर अगर कोई है तो फिर कैसे होगा। अब नगर पालिका की सीमा के बाहर हो गया, मतलब चल संपत्ति इधर उधर जा सकती है, चल संपत्ति नगर पालिका सीमा के बाहर है। अब वो व्यक्ति लेके ही नहीं आ रहा नगर पालिका से, उसे पता है लेके आ गया नगर पालिका कुर्क कर देगी, तो नगर पालिका बोलते है तू कहीं ले जा, पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो मान लो दूसरे शहर ले गया तो क्या होगा कि वहां का जो कोई दूसरी नगर पालिका है, शहर वहां जो शहर में लेके गया है, उस शहर में जो नगर पालिका लगती है वो उस नगर पालिका को बोलेंगे, यानी जिस नगर पालिका का कर बकाया है उसका ईओ या सीएमओ बोलेगा। जहां पे वो संपत्ति है वहां के ईओ या सीएमओ को बोलेगा कि आपके क्षेत्र में, आपके अधिकार क्षेत्र में ये संपत्ति है, मैं आपको वारंट जारी करता हूं कि ये संपत्ति क्या कर दी जाए, कुर्क कर दी जाए। ठीक है, यदि संपत्ति दूसरी नगर पालिका में है तो वहां का सीएमओ क्या करेगा, ये संपत्ति को क्या करेगा, कुर्क करेगा। ठीक है, और विक्रय और नीलामी करवा देगा। ठीक है, वापिस बता देता हूं, संपत्ति दूसरी नगर पालिका में है तो आप ईओ यहाँ के हो तो आप उस नगर पालिका के ईओ को संबोधित करके बोलोगे कि सर ये संपत्ति आपके वहां पड़ी है, मैं वारंट जारी करता हूं, आप ये संपत्ति कुर्क करो, इसकी नीलामी कराओ, और जो आपका पैसा लगा है, यानी आपने नीलामी कराई है, आपके लोग गए हैं, तो आपका जो भी पैसा बनता है वो पैसा काट लीजिए और बचा हुआ पैसा हमें दे दीजिए। ठीक है, यदि संपत्ति मान लो कोई नगर पालिका क्षेत्र में नहीं हो, कोई गांव के अंदर हो, वो व्यक्ति कहीं गांव में जाके बैठ गया, बोले यह नगर पालिका का अधिकार ही नहीं है, अब मेरे से कैसे ये चल संपत्ति छीन सकते हैं, तो क्या करेगा, जो ईओ है जिसका पैसा बकाया है वो उस ग्रामीण क्षेत्र का जो तहसीलदार लगता है उसे उसके नाम क्या करेगा, वारंट जारी करेगा। तहसीलदार को बोलेगा सर ऐसे ऐसी बात है, ये जो चल संपत्ति है आपके अधिकार क्षेत्र में, आपको मैं वारंट जारी करता हूं, आप ये क्या करो, ये जो संपत्ति है इसको कुर्क करो, इसको नीलाम करो और पैसे वसूल करो, अपना जो भी खर्चा बनता है उसे काट लो। अपना खर्चा मतलब प्रशासकीय जितना भी आपके कोई पैसे लगते हैं वो काट लो और बाकी का पैसा हमें क्या करवा दो, जमा करवा दो। कौन सी धारा बोल रही है, धारा 135 बोल रही है। ठीक है, ये अधिकारी वसूल की गई, यानी जो व्यक्ति है दूसरी नगरपालिका या गांव में रहते हैं वो अधिकारी वसूल कर लेंगे, उस पैसे में से अपना खर्च घटा देंगे। भाई उनके भी तो कर्मचारी जाएंगे, उसकी कुर्की करेंगे, उनका भी तो गाड़ी जाएगी, उनके प्रशासनिक वे होंगे, तो अपना पैसा क्या कर लेंगे, वसूल कर लेंगे, और उसके बाद में जो भी पैसा बचता है वो उसे नगरपालिका में जमा करवा देंगे। ठीक है, अगली धारा अपन देखते हैं। अगली धारा है 136, थोड़ी सी याद करने में भी आसान है। धारा कौन सी है, 136, कि वो तो यहां से क्या हो गया, 9 2 36 हो गया, जैसे अपन बोलते हैं 9 2 11 हो गया, तो यहां अपन बोल दो 9 2 क्या हो गया, 36 हो गया, 9 2 क्या हो गया, 36 हो गया। यानी जिस व्यक्ति के पास में, जिस व्यक्ति का कर बकाया है और नगर पालिका को पता लग गया कि वो व्यक्ति यहां से छोड़ के भाग जाएगा, यानी कोई व्यक्ति है जिसके नाम कर बकाया है और नगर पालिका को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से कर वसूल कर लो, नहीं तो ये छोड़ के भागने वाला है, तो बोला गया है नगर पालिका छोड़कर जाने का अंदेशा हो तो शीघ्र कार्रवाई कर सकते हैं साहब। पता लग गया कि जाने वाला है, अब जाने वाला है तो क्या करेंगे, तो अपन बोलेंगे फटाफट इसके ऊपर क्या करो, कार्रवाई करो। अब इसके कार्रवाई में क्या होगा, सीएमओ मतलब ईओ, ये अंदेशा हो जाए कि जिस व्यक्ति पर कर बकाया है, यानी कोई व्यक्ति है जिस पे कर बकाया है और वह व्यक्ति छोड़कर भागने वाला है, नगर पालिका छोड़कर क्या करने वाला है, भागने वाला है, तो सीएमओ क्या करेगा, संबंधित व्यक्ति को क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा, उस व्यक्ति को फटाफट बिल क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। मान लो आपके ऊपर कर बकाया है और सीएमओ को लग गया या ईओ को लग गया कि आप भागने वाले हो, तो उस आपको फटाफट सीएमओ क्या करेगा, बिल प्रस्तुत कर देगा। बिल क्या कर देगा, प्रस्तुत कर देगा। बिल प्रस्तुत करने की धारा कौन सी थी, 128। बिल को क्या किया जाना, प्रस्तुत किया जाना, तो आपको बिल क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा और तुरंत भुगतान के लिए बोलेगा, साहब फटाफट क्या करो, भुगतान करो। ठीक है, यदि आप नहीं करते हो तो सीएमओ बिना क्या करेंगे, डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस के लिए धारा कौन सी थी, तो डिमांड नोटिस के लिए धारा थी 130 वाली। तो बिना डिमांड नोटिस जारी किए धारा 130 के अंतर्गत वो सीधे ही क्या करेगा, 131 की कार्रवाई कर देगा, यानी आपके ऊपर क्या करेगा, कुर्की की कार्रवाई क्या कर देगा, शुरू करेगा। कुर्की की कार्रवाई क्या करेगा, वारंट जारी कर देगा। ठीक है, भागने का अंदेशा है, पैसे वसूल करने, तुरंत बिल पेश किया जाएगा और तुरंत भुगतान के लिए बोला जाएगा।
नहीं जारी जमा कराता है तो फिर डिमांड नोटिस वाली फॉर्मेलिटियां नहीं होगी, सीधा का सीधा आपके ऊपर वारंट जारी हो जाएगा कि जाओ इसकी संपत्ति को क्या करके आओ, कुर्क करके आओ, नहीं तो ये भाग जाएगा और पैसे आएंगे ही नहीं। अगली धारा अपन देखते हैं। अगली धारा है व्यावर्तियां। अगली धारा कौन सी है? व्यावर्तियां। व्यावर्तियां क्या कह रही है कि नगरपालिका द्वारा जब बकाया कर बिल का कर का जो बिल है, उस बिल या जो डिमांड नोटिस है या जो वारंट है, उस वारंट की टाइपिंग में कोई मिस्टेक है, त्रुटि है, तो उसके आधार पर कुर्की या नीलामी की कार्रवाई को अवैध नहीं ठहरा सकते हैं। अपन ने इससे पहले भी क्या पढ़ा था? धारा 125 पढ़ी थी, जिसमें भी व्यावर्तियां थी, यहां भी व्यावर्तियां हैं। धारा 125 की जो व्यावर्तियां, उसके अंदर कर लगाते समय, कर निर्धारण करते समय अगर कोई दिक्कत हो गई, यानी कर निर्धारण करते समय आपका नाम चेंज हो गया या आपकी संपत्ति के बारे में गलत जानकारी हो गई, तो उसके आधार पे आप छूट नहीं मांग सकते। साहब ये देखो मेरी जानकारी गलत है, मैं अभी टैक्स नहीं दूंगा, मेरी जानकारी दुरुस्त करो फिर टैक्स लो। धारा कौन सी कह रही थी? 125 कह रही थी। धारा जो 100 आपके ये 37 है, धारा 137 क्या कह रही है कि आपके कर लग गया और कर के बाद में आपके जो बिल जारी हुआ, उस बिल जारी के अंदर जो बिल के अंदर नाम में मिस्टेक आ गई, या फिर आपके जो बिल जमा नहीं कराया, फिर आपके ऊपर जो डिमांड नोटिस जारी हुआ है, उस डिमांड नोटिस के अंदर कोई मान लो त्रुटि हो गई, तो या डिमांड नोटिस जारी नहीं हुआ, डिमांड नोटिस भी सही है, आपके बिल जारी हुआ वही सही है, लेकिन जो वारंट जारी किया उस वारंट के अंदर आपके क्या होगी? कोई दिक्कत होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इस आधार के ऊपर आप ये रोक नहीं लगवा सकते कि सर ये देखो यहाँ पे तो नाम ही गलत लिखा हुआ है, मैं कैसे दे दूं, मेरा नाम ही नहीं है। नहीं, अगर बिल जारी हो गया या मांग नोटिस वारंट के अंदर कोई भी गड़बड़ है, तो उस आधार के ऊपर आप छूट नहीं ले सकते हो, आपको कर देना पड़ेगा। कर निर्धारण के समय अगर आपके कोई दिक्कत हो गई, कोई नाम गलत हो गया, संपत्ति गलत जानकारी है, तो उसका तो वर्णन धारा 125 में, इसका वर्णन धारा 137 के अंदर। दोनों में कंफ्यूजन है और मैं उम्मीद करता हूं ये कंफ्यूजन आपका क्या हो जाएगा? दूर हो जाना चाहिए यहां से, ठीक है। जहां धारा 125 क्या करिए? कर निर्धारित करते समय त्रुटि की बात करती है, यानी कर का निर्धारण करते समय आपके कोई जो दिक्कत हुई है, त्रुटि हुई है, उसकी बात कर रही है। और धारा 137 क्या कह रही है कि आपके बिल में, नोटिस में, वारंट में अगर कोई त्रुटि की बात होती है, तो भी आपको कर तो जमा कराना ही पड़ेगा। इस आधार पे आप बच नहीं सकते हो, आपको जमा तो कराना ही पड़ेगा। अगली धारा अपन देखते हैं। अगली धारा है 137। धारा 138। धारा कौन सी है? 138। 138 कह रही है कि नगर पालिका समस्त संदाय, लो की भाषा है तो आपको इसमें याद करना होगा, संदाय का मतलब होता है पेमेंट के बदले में आपको क्या देगी? रसीद देगी। ये नहीं है कि साहब आप नगर पालिका में गए, पैसा जमा कराया, नगर पालिका ने बोल दिया हाँ पैसा हो गया। नहीं नहीं, पैसा जमा कराया तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगी? रसीद मिलेगी। मिलेगी साहब मैंने पैसा जमा कराया, मुझे रसीद काट के दे दो ताकि मेरे पास भी क्या रहे? प्रूफ रहे। तो नगर पालिका ये ड्यूटी होगी। धारा कौन सी कह रही है? 138 में कह रही है कि नगर पालिका की ड्यूटी होगी, जो भी पैसा वो जमा करती है उसके बदले में रसीद देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं धारा 139। 139 कह रही है कि वाद लाने की अनुकल्पी, यानी अनुकल्पी का मतलब होता है अल्टरनेटिव शक्ति, ठीक है। यानी वाद लाने की अल्टरनेटिव पावर, यानी उसके पास में ये भी पावर है कि वो क्या ला सकती है? वाद ला सकती है। वाद लाने का मतलब है केस कर सकती है। केस कब होगा? दो कंडीशन है। नगर पालिका चाहे तो वारंट जारी कर कुर्की करने की बजाय सीधा ही सक्षम न्यायालय के अंदर क्या कर सकती है? बकाया वसूली के लिए वाद दायर कर सकती है। यदि नगर पालिका को पता लगा कि कोई व्यक्ति है और वो हार्डकोर क्रिमिनल है, और उस व्यक्ति के घर के अंदर हम जाएंगे कुर्क करने के लिए, और वहां पे क्या हो जाएगा? गोलीबारी हो जाएगी, या नगर पालिका कर्मचारियों की जान जा सकती है, मारपीट हो सकती है, तो नगर पालिका क्या है? नगर पालिका के पास में ये भी अधिकार है। कौन सी धारा देती है? 139 देती है। उसके पास में अल्टरनेटिव पावर भी है कि जरूरी नहीं आप कुर्की करो, आपके पास में पावर है कि आप सीधा क्या कर सकते हो? कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, और सीधा का सीधा क्या कर सकते हो? न्यायालय में बकाया कर वसूली के लिए बोले साहब कोर्ट को बोल दो कि हमारा कर बकाया है और हमारी ये कर हमें क्या करो? दिलाओ। यानी नगर पालिका के पास में पावर है, वो कुर्की भी कर सकती है, कुर्की नहीं करे और डायरेक्ट कोर्ट में जाके भी कर वसूल कर सकती है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि यदि नगर पालिका कुर्की की पूरी कार्रवाई होने के बाद में भी अपना पूरा पैसा वसूल नहीं कर पाती है, तो क्या हो जाएगा? कोर्ट में क्या ला सकती है? वाद ला सकती है। सपोज करो नगर पालिका का पैसा बकाया है, ठीक है, और नगर पालिका का पैसा बकाया है मान लो 1 लाख रुपए। नगर पालिका कितना टैक्स बकाया है? 1 लाख रुपए। अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास में चल संपत्ति 10,000 है, ठीक है, और अचल संपत्ति है जिसका मूल्य कितना हो गया? 50,000 हो गया, टोटल मूल्य कितना हुआ? 60,000 हुआ। नगर पालिका कर कितना बाकी है? 1 लाख रुपए। यानी सारी चीजें बेच के भी नगर पालिका को 40,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, तब क्या होगा? तो नगर पालिका क्या कर सकती है? केस कर सकती है। वापिस बता देता हूं, यदि नगर पालिका कुर्की की पूरी कार्रवाई होगी, उसके बाद में भी अपना पूरा पैसा क्या नहीं कर पा रही है? वसूल नहीं कर पा रही है, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या कर देगी? केस कर सकती है।
दो प्रकार से केस कर सकती है, अल्टरनेटिव पावर है। एक तो कुर्की की प्रक्रिया ही नहीं करे और सीधा ही जाके क्या कर सकती है, केस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। कौन सी धारा अधिकार देती है, धारा 139 देती है। अगर वो वैसा नहीं करे या फिर वो कुर्की की कार्रवाई कर रही है, उसमें पूरा पैसा नहीं वसूल पाती है, तो भी वो क्या कर सकती है, केस कर सकती है। कौन सी धारा ये पावर देती है, तो धारा 139 ये पावर देती है, वो सीधा क्या कर सकती है, केस कर सकती है। ठीक है, अगली और लास्ट ये जो अध्याय है उसकी धारा कौन सी है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने में थोड़ा आपको कठिन रहेगी, लेकिन मैंने सरल शब्दों में कोशिश करी है आपको समझा दूं। धारा 140 कह रही है कि करों के लिए भूमि भवन आदि पर क्या है, दायित्व, यानी कर भुगतान के लिए जो दायित्व है उसके बारे में बात की गई है। क्या कह रही है, यदि नगर पालिका क्षेत्र के भूमि भवन पर नगर पालिका का कर बकाया है, यानी नगर पालिका का कोई क्षेत्र है उसमें कोई भूमि या भवन है जिसके ऊपर नगर पालिका का कर बकाया है, ठीक है, और उस संपत्ति पर बैंक लोन भी बकाया है या निजी उधार भी बकाया है, तो नगर पालिका का कर इसमें प्राथमिकता से वसूल होगा या चुकाया जाएगा। ठीक है, सपोज करो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई जमीन है, ठीक है, उस जमीन के अंदर क्या हुआ कि उस जमीन के ऊपर नगर पालिका का कर बकाया है और उसी जमीन के ऊपर बैंक का भी कर, बैंक का लोन बाकी है, या उसी जमीन के ऊपर कोई व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति को कागज गिरवी रख के उधार दे रखा है पैसा, उसका भी पैसा बाकी है। तो तीन तीन लोग हैं, संपत्ति एक है और मांगने वाले कितने बैठे हैं, तीन लोग बैठे हैं। नगर पालिका अपना कर लेके बैठी है, बैंक अपना उस संपत्ति के ऊपर क्या लेके बैठा है, लोन लेके बैठा है कि भाई मेरा ये लोन चुकाओ, और कोई व्यक्ति है जो क्या करेगी, उस संपत्ति को उधार को गिरवी रख के किसी व्यक्ति को लोन दिया है। तो मतलब उस संपत्ति के ऊपर कितने हो सकते हैं कर्जदार, तीन लोग। एक नगर पालिका भी हो सकती है, नगर पालिका के साथ में कोई बैंक है वो भी हो सकता है, बैंक नहीं हो और कोई निजी व्यक्ति हो वो गिरवी रख के उस संपत्ति के ऊपर क्या लोन दे रखा, और अब उस संपत्ति के ऊपर वसूली होगी, उस वसूली में सबसे पहला हिस्सा किसका होगा, तो ये कहा जा रहा है कि सबसे पहला हिस्सा नगर पालिका का होगा। यानी जो भी पैसा आएगा उसमें पहला हक, मान लो कल को ये संपत्ति बिकती है और उसके बिकने के बाद में मान लो 10,000 रुपए है और नगर पालिका मान लो 8,000 रुपए है, तो पहला हक 8,000 रुपए का किसका होगा, नगर पालिका जमा होंगे, बचे हुए 2,000 में से बाकी लोग चुको, पहला हक किसका होगा, नगर पालिका का। लेकिन एक अपवाद है, और अपवाद किसका बोला गया है कि भू राजस्व का अगर कोई कर बाकी है तो वो उसकी प्राथमिकता पहले होगी। ठीक है, लैंड रेवेन्यू का अगर कोई मामला है और उसका कोई कर वगैरह या कुछ भी उसका डिस्प्यूट बाकी है तो पहला हक तो किसका होगा, भू राजस्व होगा। अगर भू राजस्व का नहीं है तो सबसे पहले हक किसका होगा, नगर पालिका कर सबसे पहले चुकेगा, बैंक वगैरह सारे बाद में चुकेंगे, सबसे पहले पैसा किसका चुकेगा, नगर पालिका का चुकेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि यदि भवन मालिक भुगतान नहीं करता है, यदि मकान का जो मालिक है जिसपे कर बाकी है वो भुगतान नहीं कर रहा है, लेकिन नगर पालिका क्या करेगी, उस संपत्ति का जो अधिभोगी है उससे क्या कर लेगी, वसूल कर लेगी। नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। मान लो आपकी जमीन है और आपकी जमीन के ऊपर टैक्स बाकी है, ठीक है, नगर पालिका आई और आपको बोलेगी साहब टैक्स जमा करा दो, और आप हो गए निसरडेर, आप टैक्स जमा ही नहीं करा रहे, आप जमा ही नहीं करवा रहे, तो क्या करेगी, लेकिन नगर पालिका ने देखा कि आपने ये संपत्ति क्या दे रखी है, किराए पे दे रखी है। अब किराए पे दे रही है, जिस व्यक्ति को किराए पे दे रही है नगर पालिका उसके पास में चली जाएगी कि साहब हमें क्या दो, टैक्स दो, आपके ऊपर टैक्स बकाया। अब वो व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि साहब मैं तो किराएदार हूं, नगर पालिका बोलेगी किराएदार हो तो क्या हुआ, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन कितनी लगती है, दो लगती है। दो कंडीशन कौन सी है कि वो जो व्यक्ति है अधिभोगी वो 1 साल से ज्यादा के समय से रहना चाहिए वहां पे, यानी किराएदार का जो टाइम पीरियड है, कोई व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति 1 साल से ज्यादा तक अगर कोई रह रहा है तो फिर उसको देना होगा। अगर मालिक भुगतान नहीं करता है तो जो किराएदार है उसकी ये ड्यूटी रहेगी, अगर 1 साल से ज्यादा समय से उस संपत्ति पर रह रहा है तो। दूसरा कि जो किराएदार या अधिभोगी है उससे उतनी ही राशि वसूल की जा सकती है जितना किराए के रूप में वो क्या करता है, देता है। ठीक है, किराएदार से राशि वसूल करेगी नगर पालिका। सपोज करो नगर पालिका का टैक्स बकाया है 50,000 रुपए और किराया देता है किराएदार 10,000 रुपए, तो नगर पालिका यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपए उस व्यक्ति से वसूल करेगी, बाकी जो 40,000 रुपए वो फिर वापस देखा जाएगा। किराया जितना है उससे ज्यादा पैसे उस व्यक्ति से वसूल नहीं कर सकती है, कहने का मतलब ये है। अब वो व्यक्ति ने मान लो जो किराएदार है उस व्यक्ति ने जो पैसा नगर पालिका में दे दिया किराए का, तो अब वो व्यक्ति जिसको मालिक है वो मांगने आएगा, तो यहाँ पे ये प्रोविजन है कि वो उसके किराए में से काट लेगा साहब। अब तुम बोलेगी, ये व्यक्ति बोलेगी जो किराएदार वो ये बोल देगा मैंने ये पैसा किसको जमा करा दिया, नगर पालिका को जमा करा दिया, नगर पालिका मेरे से जबरदस्ती ले लिया था, तो इस आधार पे वो वैध होगा, अवैध नहीं माना जाएगा। अगर केस भी होता है तो वहां पे वो व्यक्ति सही होगा कि उसके किराए में से ही कटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, वापिस बता देता हूं, एक पॉइंट और ले लिया वो भी ले लेते हैं। यदि भवन मालिक ने बकाया कर वाली संपत्ति क्या कर दी हो, बेच दी हो, तो जिसने भी उस संपत्ति को खरीदा है उसे बकाया कर को क्या करना होगा, चुकाना होगा। ठीक है,
मान लो कोई संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, और आपकी संपत्ति के ऊपर नगर पालिका का टैक्स बकाया, और आपने होशियारी दिखाई, आपने देखा कि यार ये 5 लाख रुपए टैक्स बकाया, कौन इसको चुकाएगा, इससे अच्छा है अपन इस संपत्ति को ही बेच दो। और आपने वो संपत्ति क्या कर दी, बेच दी। जिस व्यक्ति ने वो संपत्ति खरीदी है, उस संपत्ति खरीदने वाले व्यक्ति की अब जिम्मेदारी हो जाएगी कि आपने संपत्ति खरीदी है, आपकी ये जो खरीदी हुई संपत्ति है उसके ऊपर इतना टैक्स है, वो टैक्स आपको जमा कराने होगा। वो व्यक्ति इस आधार पे नहीं बच सकता कि सर मैंने संपत्ति आज ली है, ये टैक्स तो 5 साल का बकाया, मैं क्यों दूंगा, नहीं। वो आप चेक करते, आपकी जिम्मेदारी थी। किसने मना किया था कि आपने ये चेक क्यों नहीं किया कि कोई कर बकाया तो नहीं है। अब आपने ले लिया, हम तो आपसे वसूल करेंगे, ये जो पिछले 5 साल का टैक्स है वो भी किसे देना होगा, आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन देख सकते हैं, जैसे अगर आप कोई कार लेने जाते हो, सेकंड हैंड कार लेने गए, और वो व्यक्ति जिसने कार बेची है उसके ऑनलाइन चालान आ रखे हैं, मान लो 2-3 चालान आ रखे हैं, ठीक है, ऑनलाइन चालान है, वो चालान जमा नहीं करवा रहा है, और वो कार किसने ले ली, आपने ले ली उस व्यक्ति से। तो अब ये कार के मालिक तो कौन हो गए, आप हो गए, लेकिन जो ऑनलाइन चालान उस व्यक्ति के बाकी थे, वो ऑनलाइन चालान अब किसको भरने पड़ेंगे, आपको भरने पड़ेंगे। वही सेम सिस्टम यहाँ पे लागू हो रहा है कि अगर जिस व्यक्ति की संपत्ति पे कर बकाया है, वो व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच देता है, तो खरीदने वाले व्यक्ति की ये ड्यूटी हो जाएगी कि या तो चेक करके संपत्ति लेता ही नहीं कि भाई आपके टैक्स बकाया, पहले टैक्स जमा कराओ फिर लूंगा। अगर उसने संपत्ति ले ली तो फिर उसे टैक्स देना पड़ेगा। अब वो टैक्स देने के लिए वही व्यक्ति उत्तरदायी होगा। वो ये नहीं बोल सकता है साहब ये तो पहले का बकाया है, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, वापस बता देता है कि अगर नगरपालिका संपत्ति पर कोई टैक्स बकाया है और उसी संपत्ति के ऊपर बैंक का लोन भी बाकी है, तो जो पैसा चुकेगा सबसे पहले नगरपालिका का चुकेगा। अपवाद एक ही है कि भू राजस्व से संबंधित अगर कोई कर बाकी है तो पहले अधिकार भू राजस्व का होगा। ठीक है, उसके अलावा बोला गया कि यदि कोई संपत्ति का मालिक कर नहीं देता है, ठीक है, तो उस संपत्ति का जो किराएदार है उसकी ड्यूटी बनेगी कि वो टैक्स देगा। अब टैक्स क्या वो संपत्ति का किराएदार कब देगा, जो किराएदार किराए पे रह रहा है। यदि 1 साल से ज्यादा समय से रह रहा है तो फिर वो टैक्स देने के लिए बाध्य है। टैक्स कितना देगा, जितना उसका किराया है उतना ही टैक्स देगा, यानी वो जो बकाया करे उतना ही देगा। अगर नगरपालिका 50,000 बकाया, तो ये नहीं 50,000 नगरपालिका उस किराएदार से वसूल कर लेगी। नगरपालिका मान लो किराएदार का किराया 10,000 है, तो वो व्यक्ति अधिकतम 10,000 रुपए नगरपालिका को जमा करा देगा, इससे ज्यादा जमा कराने के लिए बाध्य नहीं है। और वो व्यक्ति अपना जो 10,000 पैसा है वो अपने किराए देना, जो मालिक को किराया देना था उसमें से काट लेगा। ठीक है, दूसरा लास्ट पॉइंट क्या था कि लास्ट पॉइंट ये था कि यदि कोई व्यक्ति जिस संपत्ति पे कर बाकी है वो व्यक्ति ने संपत्ति बेच दी, तो जो खरीदार है उसकी ड्यूटी बन जाएगी या तो चेक करके लेता कि संपत्ति पे कर बाकी तो नहीं है नगरपालिका का, अगर बाकी है तो अब आपने खरीद ली तो आपकी जिम्मेदारी है, हमें नहीं पता, नगरपालिका उस व्यक्ति से क्या लेगी, कर लेगी। इस प्रकार धारा 140 भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अध्याय 7 नगरपालिका की संपत्ति राजस्व के स्रोत, धारा 101 से लेके 140 पूरा समाप्त हो गया। अगला जो लेसन होगा वो अध्याय 11 होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।